नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के साथ भारत के संवाद का दिन है। अब से कुछ देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में पूरी दुनिया के साथ भारत की बात करेंगे। ये कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा मंच होगा और इसमें दुनिया भर के लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। ये हॉल एक ऐतिहासिक जगह है। इस हॉल ने कई बार इतिहास बनते हुए देखा है और ये वही जगह है जहां 1946 में यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक हुई थी। इस हॉल में महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वक्ता दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। इसलिए आज इस जगह पर और इस पूरे संवाद पर हमारी विशेष नजर रहेगी। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे भारत ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 तक ब्रिटेन की 20 से 30% आबादी अश्वेत हो जाएगी और भारतीय वोटर्स इस अप्रवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। यानी ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के लिए भारतीय वोटर्स एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। किसी जमाने में ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन अब ब्रिटेन का सूरज डूब रहा है और भारत का सूरज उदय हो रहा है। इसीलिए अब खुद ब्रिटेन को भारत में उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि अब 133 करोड़ की आबादी वाला भारत ही ब्रिटेन का आर्थिक सूर्यास्त होने से बचा सकता है। वैसे यह भी एक विरोधाभास है कि जिस ब्रिटेन ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपनी विस्तारवादी नीतियों से लूटा और भारत को गरीबों का देश बनाकर छोड़ दिया, आज उसी ब्रिटेन को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने बार बार कॉमनवेल्थ देशों का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपका ध्यान इस बात पर शायद नहीं गया होगा कि ये उन देशों का समूह है जिन पर किसी जमाने में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन ने उन्हें अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत भी उन देशों में से एक था, लेकिन वक्त के साथ भूमिकाएं और शक्तियां बदल जाती हैं। आज भारत कॉमनवेल्थ देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंच चुका है। इस वक्त जी न्यूज की टीम लंदन में मौजूद है और हम वहां से एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम ने लंदन के माहौल को और वहां की खास तस्वीरों को आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आज के डीएनए में आपको इस बड़ी खबर के सारे पहलू देखने को मिलेंगे। ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रेलर है जिसका नेतृत्व भारत के हाथों में होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लंदन में मेगा शो भारत की बात सबके साथ है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी लोगों के सवालों के जवाब देंगे। भारत की बात कार्यक्रम सेंट्रल लंदन के मशहूर सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में होगा। ये वही जगह है जहां 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी। ये जगह महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जैसे महान हस्तियों की भी मेजबानी कर चुकी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी राजनीति, पॉलिसी और समाज से जुड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोग हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से कुछ पीएम मोदी से सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे के बीच हुई बातचीत में आर्थिक अपराध करने वालों पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच इस विषय पर बातचीत हुई है। इस घटनाक्रम को देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या और ललित मोदी को देश वापस लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति जब्त करके उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का वक्त दिया है। भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने पर राजी हुए हैं। ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से मुलाकात की। दोनों देशों के साझा बयान में कहा गया है कि वैश्विक आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा और आईएस या उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ भारत ब्रिटेन मिलकर एक्शन लेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बात हुई। हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का दुनिया लोहा मान रही है। आप भी अनुभव करते होंगे। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में से एक है।
कर्नाटक में होने वाले चुनाव का असर भी पीएम मोदी के दौरे पर दिखा। लंदन में पीएम मोदी ने 12वीं सदी के लिंगायत दार्शनिक बसवेश्वर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। 3 देशों की 5 दिन की यात्रा पर गए पीएम मोदी ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने लंदन में प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कर्नाटक दौरे में भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंक का झूठ फैलाने पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू टेरर की व्याख्या करी। टेरर का कोई धर्म नहीं होता। श्री राहुल गांधी, आप सुन लो, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने राहुल पर विदेश में देश की छवि बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। एक महान हिंदू संस्कृति जो लाखों सालों से दुनिया को सभ्यता का संदेश देती है, दुनिया को शांति का संदेश देती है, उसको टेररिज्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले अमित शाह ने बेंगलुरु में लिंगायत संत बसवेश्वर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अमित शाह ने शाम को बेंगलुरु में बड़ा रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। देश के 11 राज्यों में आज भी कैश का संकट रहा। आज अक्षय तृतीया होने से लोगों को कैश की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन एटीएम से लोगों को पैसे नहीं मिले। मुंबई में एक बैंक के बाहर हंगामा भी हुआ। कैश क्राइसिस पर राजनीति भी हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कैश की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के इशारे पे ही होल्डिंग हो रही हो? ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसके अंदर। आज एटीएम में पैसे नहीं है और अब 2000 नोट के भी गायब हो रहे। सरकार ने भी पलटवार किया, विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी। जब मुद्दों के दिवालियेपन से कोई जूझता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जूझती है, तो उसका हाल यही होता है। सरकार ने कल कहा था कि आरबीआई के पास कैश की कमी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि कैश की दिक्कत 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। लॉ कमीशन ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। बीसीसीआई को पारदर्शी बनाने के लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है। आयोग ने कहा है कि निजी संस्था होने की वजह से बीसीसीआई को टैक्स छूट और जमीन को लेकर कई तरह की रियायत दी जाती है और अब इसे ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक संस्था बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में लॉ कमीशन से बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने के लिए कानूनी जरूरतों की पड़ताल करने को कहा था। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ के अलावा खेल और कानून मंत्रालय से पूछा था कि अब तक बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है। यूपी सरकार नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामलों में केंद्र सरकार से फांसी की सजा का कानून बनवाने की मांग करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि फांसी के कानूनी प्रावधान के लिए यूपी सरकार बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजेगी। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर पुलिस को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने, बीट इंचार्ज से एसएसपी तक की जवाबदेही तय करने, महिला हेल्पलाइन को डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड से जोड़ने के भी निर्देश दिए। नाबालिग से रेप पर फांसी की मांग एमपी के सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी कर चुकी हैं। कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बेटियों से बर्बरता रोकना सबकी जिम्मेदारी है। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि कठुआ गैंगरेप पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हम सभी को सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी भाग से किसी भी बेटी या बहन के साथ ऐसा न हो। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि समाज में जरूर कुछ गलत है। The recent happenings against weaker and underprivileged, especially the females, are alarming and have shaken us as a society. कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली बेटियों का खास तौर पर जिक्र किया। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस की वकील दीपिका राजावत पर एक साजिश के तहत इस केस से जुड़ने और कुछ लोगों के इशारे पर केस को उठाने का आरोप लग रहा है। बकरवाल समाज से जुड़े एक नेता वकार भट्टी ने दीपिका राजावत पर यह आरोप लगाया था। वकार भट्टी ने आरोप लगाया था कि शुरू में ये लड़ाई पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाला गया।
चाहे वो हिंदू एकता मंच हो, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों साइड से अब सियासत हो रही है। जेएनयू के स्टूडेंट हो या प्रेसिडेंट को या किसी नेता को जेएनयू, उनको इतनी हमदर्दी थी तो 3 महीने। जम्मू कश्मीर में आज भी कठुआ केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक महिला पत्रकार का गाल छूने पर आज माफी मांगनी पड़ी। चेन्नई में सेक्स स्कैंडल को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यपाल ने पत्रकार का गाल छुआ था। राज्यपाल ने अपने माफीनामे में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अच्छा सवाल किया था, इसी की शाबाशी के तौर पर मैंने आपको अपनी पोती जैसा समझकर गाल पर थपकी दी थी। अगर आपको ये बुरा लगा तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पत्रकार ने राज्यपाल की माफी मंजूर कर ली, लेकिन ये भी लिखा कि उनकी सफाई से वो सहमत नहीं है। इस घटना के खिलाफ कई पत्रकारों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। डीएमके ने भी कहा कि पुरोहित का आचरण राज्यपाल जैसा नहीं था। डीएनए में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा का विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये विश्लेषण सबसे अलग होगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर के बाद लंदन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। ये कार्यक्रम लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में होगा। इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात सबके साथ, यानी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की बात करने का एक मौका है। ये कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा मंच होगा। इसमें दुनिया भर के लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे और प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल लाइव। इस कार्यक्रम के लिए लोग फेसबुक, ट्विटर और नमो ऐप के जरिए भी सवाल पूछेंगे। इसके अलावा इस वेन्यू पर मौजूद लोगों को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा और ये सब कुछ अब से थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप जी न्यूज पर लाइव देख पाएंगे। सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर एक ऐतिहासिक हॉल है। इस हॉल ने इतिहास बनते हुए देखा है और यह वही जगह है जहां 1946 में यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक हुई थी। इसी हॉल में महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वक्ता दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे, हम आपको सीधे लंदन लेकर चलेंगे। उसमें अभी कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर क्यों गए हैं। कल से लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के समूह की बैठक शुरू होने वाली है। राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ नेशंस वो देश होते हैं जो किसी जमाने में ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जहां ब्रिटेन का शासन था। वर्ष 1931 में बना कॉमनवेल्थ समूह इन्हीं देशों का एक समूह है। इस समूह में कुल मिलाकर 53 देश हैं और इन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की हर 2 साल में एक बार बैठक होती है। ये बैठक इस बार लंदन में हो रही है और इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की हालत खराब है, इसलिए ब्रिटेन को इस वक्त भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्रिटेन के लिए यह बहुत राहत की बात है कि इस बार के कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। वर्ष 2009 के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहा है। उस वक्त यानी 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बैठक में शामिल हुए थे और इसके बाद 3 बार यह बैठक हो चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने इन बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए कॉमनवेल्थ देश एक बड़ी उम्मीद है और इन कॉमनवेल्थ देशों में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश कर रहा है, जिसमें उसे नई पहचान की जरूरत पड़ेगी और उसे ये नई पहचान दिलाने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। वैसे ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जिस ब्रिटेन ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपनी विस्तारवादी नीतियों से लूटा और भारत को एक गरीब देश और गरीबों का देश बनाकर छोड़ दिया, आज उसी ब्रिटेन को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लेकिन आज से 100-150 वर्ष पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया था। ब्रिटेन की कंपनियां भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में वस्तुएं बनाती थी, फिर इसे भारत और दुनिया के दूसरे बाजारों में मुंह मांगे दामों पर बेच दिया जाता था। कभी भारत पूरी दुनिया को बने बनाए कपड़े बेचा करता था, लेकिन 100 वर्षों के अंदर ही
ब्रिटेन ने भारत की हालत ये कर दी कि भारत के लोगों को दूसरे देशों से लाए गए कपड़े खरीदकर पहनने पड़ते थे। वर्ष 1750 तक पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान करीब 25% था। उस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका का जीडीपी आपस में मिलाकर भी दुनिया का 2% हुआ करता था। लेकिन बाद में ब्रिटेन ने भारत को इतनी बुरी तरह लूटा कि वर्ष 1900 में दुनिया के जीडीपी में भारत का योगदान सिर्फ 2% रह गया, यानी 25% से घटकर 2% आ गया और ब्रिटेन और अमेरिका का जीडीपी दुनिया का 43% हो गया, 43%। औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन ने अपने उद्योग धंधों को विस्तार दिया, उनका विस्तार किया, लेकिन उसने भारत में कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं होने दी। ब्रिटेन के लोग अक्सर ये तर्क देते थे कि अगर ब्रिटेन ना होता तो भारत को रेलवे नहीं मिलती। लेकिन सच ये है कि ब्रिटेन ने भारत में रेलवे का निर्माण सिर्फ इसलिए किया ताकि कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाया जा सके और भारत को आजादी के बाद गलती से इस रेलवे सिस्टम का फायदा हो गया। ये रेलवे सिस्टम असल में भारत के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी व्यवस्था के लिए, अपने औद्योगिक धंधों के लिए इस रेलवे सिस्टम का निर्माण किया था ताकि कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंच सके। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से करीब 40 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी। तब ब्रिटेन ने बंगाल के लोगों को खाने पीने का जरूरी सामान देने की बजाय दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही सेनाओं को रसद पहुंचाई थी। माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में करीब 18% भारतीय सैनिक थे। ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए करीब 54,000 भारतीय सैनिक पहले विश्व युद्ध के दौरान मारे गए। 65,000 सैनिक घायल हुए, जबकि 4,000 सैनिकों को या तो बंदी बना लिया गया या उनका कभी पता नहीं लग सका। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए करीब 87,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और 34,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए। लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों की इस कुर्बानी का एहसास या एहसान मानने की बजाय भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। जबकि होना यह चाहिए था कि ब्रिटेन को भारत का एहसानमंद होना चाहिए था। भारतीय लोगों को आपस में लड़वाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई और भारत को सोने की चिड़िया से एक ऐसा पंछी बना डाला जिसके पंख काटे जा चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर भारत ने अपने दम पर उड़ना सीख लिया है और अब खुद ब्रिटेन को भारत की जरूरत पड़ रही है, जो किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे थे कि आज का विश्लेषण जी न्यूज पर बिल्कुल अलग होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से भी हुई। वैसे तो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई हैं और यह मुद्दा है भारत के उन कारोबारियों का जो घोटाला करने के बाद ब्रिटेन में बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों में सबसे बड़ा नाम विजय माल्या का है। विजय माल्या पर भारत के 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज न चुकाने का आरोप है। विजय माल्या भारत से मार्च 2016 में भाग गया था और तब से वो ब्रिटेन में ही है। आज भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच भारत से भागने वाले ऐसे ही 11 आर्थिक अपराधियों के बारे में बातचीत हुई, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के साझा बयान में यह भी कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत और ब्रिटेन मिलकर कार्रवाई करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में। अब यह देखते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, वहां के समाज और वहां की राजनीति पर भारत का कितना गहरा असर है। आज आपके लिए ये सब जानने का दिन है। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 2.5% है, 2.5%। वहां करीब 17 लाख भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। इनमें से भी करीब 6 लाख लोगों का जन्म तो ब्रिटेन में ही हुआ है। ब्रिटेन में कुल भारतीय आबादी में पंजाबियों की संख्या करीब 4 लाख है। वहां मौजूद डॉक्टर्स में 12% भारतीय डॉक्टर्स हैं। वहां रहने वाला हर तीसरा हिंदुस्तानी परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत माना जाता है और प्रति सप्ताह 93,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करता है।
और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसी पैमाने पर ब्रिटेन की श्वेत आबादी भारतीय मूल के नागरिकों से पीछे है। ब्रिटेन में अपना घर होने के मामले में भी भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों के नागरिकों से आगे हैं। ब्रिटेन के एक सरकारी सर्वे के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय मूल के छात्रों का दबदबा है। वहां भारतीय मूल के 75% से ज्यादा छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में आगे हैं, जबकि ऐसा करने वाले ब्रिटिश छात्रों की संख्या सिर्फ 61% है, 61%। ब्रिटेन के 1000 सबसे अमीर लोगों में से 40 लोग भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन में कुल 4.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 6,15,000 प्रवासी भारतीय मतदाता हैं, जबकि विदेशी मतदाताओं की कुल संख्या 39,80,000 है। ब्रिटेन के जीडीपी में भारतीय मूल के नागरिकों का योगदान करीब 6% है और एक रिसर्च में यह बात भी कही जा चुकी है कि वर्ष 2050 तक ब्रिटेन की 20 से 30% आबादी अश्वेत हो जाएगी और इस अप्रवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होने की वजह से भारतीय वोटर्स ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। किसी जमाने में ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं है, लेकिन अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का सूरज डूब रहा है और भारत का उदय हो रहा है। इसलिए ब्रिटेन को 133 करोड़ की आबादी वाले भारत में उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं और इसमें वहां रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो पूरा लंदन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वेन्यू पर पहुंच चुके हैं, सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर के अंदर जा चुके हैं और कार्यक्रम बस शुरू होने ही वाला है। हमारी टीम वहां पर मौजूद है और आज कार्यक्रम यह है कि आप सब लोग जी न्यूज़ पर इस सबसे बड़े कार्यक्रम को सीधे लाइव देख पाएंगे। हम लगातार आपको लंदन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंदन में जो भारतीय हैं वो कितने उत्साहित हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे लंदन में भारत दिवस मनाया जा रहा हो और ये वो सारी तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमें लंदन से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैसे वहाँ के लोगों से, भारतीयों से मिल रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और अब हम आपको सीधे उस हॉल में लेकर जा रहे हैं जहां पर यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब आप देखिए मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। Just keep going until I tell you. There's a keep going until I tell you. So keep talking. मुझसे आग्रह है थोड़ा और बात करूं। तो देखिए, ये एक ऐसे मौके जब मुझसे ये आग्रह किया गया कि मैं यहाँ आऊँ और ओकेजन ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करनी है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मूलतः एक कवि हूँ और जो भी भारत देश में रहता है और कविकर्म करता है, you automatically have a lot of questions because the country is going through such a massive change. And all these questions, I sometimes get an opportunity to speak with him, but an audience like this, an opportunity like this, where one can collect the questions from all of you and ask him, and there is, of course, he's always busy. He is busy here as well. पर हिंदुस्तान की जो मसरूफियत हैं वो अलग ही होती है। शायद इतना वक्त इस तरह से उनसे मिल पाना संभव नहीं होता। So we thought that we will chat with him and
converse with him about the journey of the country. Also, what a journey like this personally does to him. See, एक तरफ व्यक्ति होता है और दूसरी तरफ उसका कृतित्व होता है, उसका कर्म होता है. ये कैसे एक तरफ देश है, एक तरफ वो स्वयं है. Where is the confluence there? What is the journey? I think we'll try to, explore that today. And let's wait. मेरी कविता हो जाए. मेरी एक कविता थी. देखिए, आजकल मुझे लगता है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं और हास्य और विनोद जिसे कहते हैं, उस पर एक मैं आपको कविता सुनाता हूँ कि चलो हंसी को रिवाज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले. है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से. है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से. तो टिप्पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में. कभी हुआ ना जो आज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले. हंसी लुटा के हंसी जुटा ले. ये छोकरी है बलिष्ठ भर की, मगर है करतूत कमाल. इसकी लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में. पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे. नए नगीने तलाश कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले. कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेके, या फिर गली में भी दौड़ती है ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के. कभी गली में भी दौड़ती है ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के. ये तोतली सी चवन्नी लेके सुलगते गुस्से पे कूद पड़ती है छींट बन के. ये दूर है इसको पास कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें. सो सी यू लेटर. थैंक यू.